Hello students, good morning everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Group. So my dear students and my friends, अपने इस चैनल पर अभी इस समय यूपी पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी जीआईसी यूपीपीएससी केवीएस इन सभी का ये लेक्चर चल रहा है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में करा रहा हूँ। ठीक है, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की चल रही है और जिसका अभी लेक्चर मैंने इससे पहले 15 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 16। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ जो है ना, ये दो तरह से डिफाइन किया जाता है। नंबर फर्स्ट है किसके लिए कि लिक्विड्स इन लिक्विड्स, है ना, वेपर प्रेशर के लिए ये दिया जाता है। तो लिक्विड्स इन लिक्विड्स ये बेसिकली वेपर प्रेशर की बात करता है राउल्स लॉ। तो अभी हम बात करेंगे लिक्विड्स इन लिक्विड्स, यानी कि एक लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि बोथ आर वोलेटाइल, दोनों के दोनों जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल। तो राउल्स लॉ इसके अकॉर्डिंग लिक्विड इन लिक्विड में राउल्स लॉ क्या कहता है, तो राउल्स लॉ ये कहता है कि वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए द पार्शियल वेपर प्रेशर, तो इसका स्टेटमेंट ये है राउल्स लॉ का, नोट कर लेना। द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, partial vapor pressure of each component of a solution, of a solution is directly proportional to, is directly proportional, directly proportional to its mole fraction। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर है ना, हमने कहा ईच कंपोनेंट, ये सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी ना दिया जाए तो मतलब सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई एक मिक्सचर लिया है, मान लो ए और बी, दो कोई हमने सबस्टेंस ले लिए, कंपोनेंट ले लिए, और इसमें एक कोई सॉल्यूट मान लो, एक सॉल्वेंट मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लो दो कंपोनेंट लिए हैं और कंपोनेंट ए है, उसका हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन सपोज दैट x1 है, और इसका जो प्रेशर है P1 नॉट है। P1 नॉट का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। ध्यान रखना, P1 किस स्टेट में है, इन प्योर स्टेट, जब केवल केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट को नहीं मिलाया। बी को हमने यहाँ पर सॉल्यूट मान लिया, तो केवल और केवल जब सॉल्वेंट है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट, और जब हमने सॉल्यूट को मिला दिया तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से कंसीडर किया है। इसी तरह से बी के लिए हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन क्या है, x2 है, और बी के लिए प्योर स्टेट का प्रेशर मान लो P2 नॉट है, और जब हमने दोनों को मिला दिया तो इसका प्रेशर P2, ये हमने कंसीडर किया है। अब देखो समझते हैं कि राउल्स लॉ वास्तव में क्या है। तो मेन तो राउल्स लॉ ही हो गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके मोल फ्रैक्शन के, वन कंपोनेंट जिसका भी निकालना चाह रहे हैं। अगर हम सॉल्यूट का निकालेंगे तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट की। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो इसका मतलब हम सॉल्यूट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन किसके, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल फ्रैक्शन के। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से x1 कर सकते हैं।
और यहाँ से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो P1 इक्वल टू क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। P1 इक्वल टू क्या आ गया, P1 नॉट इंटू x1। तो हमने सपोज किया इसको इक्वेशन नंबर यहाँ 1 कंसीडर कर लिया। अब देखो इसी तरह से सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, P2 की बात कर लो तो P2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और यहाँ से निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा P2 इक्वल टू P2 नॉट और इंटू x2, राइट। तो इसको हमने मान लिया जो है इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। और अब देखो इसके बाद एक आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ रखा होगा, अगर याद हो, हम कहें कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर आएगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस, ये डाल्टन्स लॉ कहता है। इट मीन्स हम कहेंगे कि P टोटल है ना, P टोटल इक्वल टू आता था P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से आएगा हमारा P टोटल इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा सा और निकाल लेते हैं इधर आगे, चलो इधर मैं देख लेता हूँ। इधर आ जाएगा हमारे पास, तो अब दोनों का हमने यहाँ सम कर दिया। अगर यहाँ देखा जाए तो एक काम कर सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू जो हमारा x1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, P1 नॉट और x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या P2 नॉट और x2, ठीक है। वो आपको पता है ना ये वाला चीज़, चूँकि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा P टोटल इक्वल टू, इनको थोड़ा सॉल्व कर दो तो आ जाएगा हमारा P1 नॉट और माइनस P1 नॉट x2 प्लस यहाँ से आ जाएगा P2 नॉट x2। तो इसमें से हम कहेंगे x2 कॉमन ले लो, यहाँ से कहाँ से, इसमें से और इसमें से, तो ये बनेगा जाके हमारा का P1 नॉट प्लस x2 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा हमारा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो यहाँ से हम कहेंगे P टोटल अगर निकालना है तो इस तरह से टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया तो ये तो हमारा हो गया राउल्स लॉ। कब, किसके लिए है ये राउल्स लॉ तब के लिए है जब हमने दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट ले रखे थे, तब की कंडीशन के लिए हमारे पास ये राउल्स लॉ है। अब दूसरा अगर हम राउल्स लॉ की बात करें, मान लो एक हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ले लिया तो उसके लिए फिर ये अलग टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। फिलहाल ये हमारा P टोटल है, और मेन फार्मूला तो हमारा ये होता है कि जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 है। मीन्स सीधी सी बात है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किसी भी वन कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। और अगर हम सॉलिड्स इन लिक्विड की बात कर लें, ये हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। मान लो दूसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉलिड को हमने क्या किया, लिक्विड में ले लिया। और यहाँ एक कंडीशन और है, जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अब ध्यान से देखना, अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मिलाने पर बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है। सॉल्यूट के मिलाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसका स्टेटमेंट यही हो जाएगा, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ किसका, सॉलिड्स इन लिक्विड में, ठीक है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन, हम शॉर्ट में VP लिख दे रहे हैं, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब हम क्वांटिटी कहें या उसका मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा है कब, जब हमारा सॉलिड्स किस में है, लिक्विड में डिजॉल्व है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो आपने बेसिकली ज़्यादातर आपका जो फर्स्ट वन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये था हमारा राउल्स लॉ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आई होप दैट कि वो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन लेने से पहले एक छोटा सा टॉपिक था, ये एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर से भी रिलेशन है इसका। तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर आपको बता देते हैं। एक्चुअली ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। इसको मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पूरी लेक्चर देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सबको डिस्कस कर दिया था। फिलहाल एक बार हम डायरेक्टली फार्मूला डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो राउल्स लॉ हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी देखेंगे, अगर जो हमारा वैसे अगर हम बात करें, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लो आपने ऐड किया, यहाँ पर ये कंपोनेंट लिया था और इसमें जो हमने 2 मान लिए, एक हमारा ए है और ये बी है। अगर बी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अगर हम बी यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो जो हमारा वेपर प्रेशर है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। बी सॉल्यूट को मिलाने पे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और हमने यहाँ से कंसीडर कर लिया था इनिशियल वेपर प्रेशर हमारा कितना था, P1 नॉट था। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हमने यहाँ क्या मान लिया था, हमारा X1 था। और इसके अलावा हमने कहा था कि बाद में प्रेशर क्या हो गया, P1 हो गया। और ये हमारा क्या था, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने सपोज N1 मान लिए। इसी तरह बी के केस में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था, इनिशियली P2 नॉट था, फिर हमारा कितना हो गया था, मोल फ्रैक्शन X2 था। और इसी में हम देखेंगे कि बाद में प्रेशर P2 हो गया और इसके बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 थे। तो यहाँ पर हम देख लें अगर कि प्रेशर में लोअरिंग कितनी आई, जब हमने सॉल्यूट को मिला दिया तो हम कहें लोअरिंग इन BP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई, तो हम देखेंगे कि जो पहले वाला इसको हमने मान लिया डेल्टा P1 कमी आई। और डेल्टा P1 कैसे निकालेंगे, P1 नॉट माइनस P1, जो पहले हमारा P1 नॉट था और बाद में जब हमने सॉल्यूट को मिला दिया तो क्या हो गया था, P1 हो गया, ये हमारी कमी आई। अब रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो रिलेटिव लोअरिंग को क्या करेंगे, जो हमारी जो कमी आई, इक्वेशन जो आई है, इसी को हम क्या करेंगे, P1 नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो हमने मान लिया डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, यहाँ से करेंगे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो अब देखो डेल्टा P1, और पहले से हम लोग एक चीज़ यहाँ से कंसिडर की थी कि डेल्टा P1 इक्वल टू क्या था, हमारा P1 नॉट माइनस P1 था। ये इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू आता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये X2 इक्वल आता। तो ये जो है आपका है मेन स्टेटमेंट, यही आपका क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, बाकी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर आपका ही होता है। आप सोच रहे होंगे ये X2 कहाँ से आ गया, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो यहाँ से अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि डेल्टा P1 जो हमने निकाला था, देखो यहाँ से ये बात थी कि डेल्टा जो है P1 इक्वल टू क्या था, P1 नॉट था, P1 नॉट माइनस P1 था। P1 की वैल्यू निकाल चुके थे, डेल्टा P1 इक्वल टू रख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, बोलो, X1 रख सकते हैं, X1 रख सकते हैं, P1 रख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस, और जो यहाँ पर X1 है, X1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर X जो यहाँ पर क्या था, ये P1 नॉट माइनस, एक मिनट रुकना, क्या था, P1 नॉट माइनस P1 था। ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा इसकी वैल्यू को अगर हम रखना चाहें, क्या रख सकते हैं, राउल्स लॉ से बताया था, राउल्स लॉ से क्या बताया था, P1, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको ऑलरेडी कि P1 इक्वल टू P1 नॉट, P1 इक्वल टू P1 नॉट X1। तो P1 की जगह हम P1 नॉट X1 रखेंगे, यहाँ से P1 नॉट बचेगा, X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम इस वाली पहली वाली इक्वेशन, इसको अगर डिवाइड करके देखो, इस वाली पूरी इक्वेशन को P1 नॉट से डिवाइड करो, तो P1 नॉट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डेल्टा P1 क्या इक्वल टू आ जाएगा, इसको यहाँ से निकाल लो, 1 माइनस X2 को 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर X1 है ना, 1 माइनस X1 लिख सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह। ये यहाँ कैंसिल करेंगे, P1 नॉट कॉमन लेंगे तब ये आएगा 1 माइनस X1, और 1 माइनस X1 को हम लोग X2 लिख सकते हैं। ठीक है,
x2 और ये P1 नॉट। तो ये चीज़ निकल के आई थी। और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, चलो इसको मैंने इक्वेशन जो है 1 मान ली, इसको हम 2 मान ले रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे इस वाली को, तब आपका क्या बनेगा, जाके x2 बनेगा। जैसे चलो इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया। तो जब 3 वाली को देखो तो डेल्टा P1 अपॉन, अब मैं P1 नॉट इसको डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, और x2 अपॉन P1 नॉट, ठीक है, x2 अपॉन P1 नॉट, और क्या था ऊपर में P1 था, ये भी P1 नॉट, तो P1 नॉट कैंसिल आउट। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2 निकल के आया कि नहीं आया। तो ये अगर मैं कहूँ इस वाली इक्वेशन को, चलो मैं 4 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन अभी हमने इस वाली को डिवाइड किया था, ठीक है, कौन सी, ये वाली इक्वेशन। यहाँ मैंने x2 इसीलिए लिख दिया, इसको कंक्लूजन निकाल के, इसका कंक्लूजन निकाल लिया था, और इस इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, 1 और 4 से मिला करके मैंने इस चीज़ को लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। 1 और 4 से हमने ये बात लिखी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो ये बात मेन फार्मूला आप क्वेश्चन में भी याद ना रखें, इसी को रखें, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। ये आपका मेन है फार्मूला, किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर के लिए। अच्छा, x2 की वैल्यू भी यहाँ कुछ रख देते हैं, ये ध्यान रखना, कभी कभी इस टर्म में भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना आगे चल के। जैसे P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, मान लो x2 मोल फ्रैक्शन है, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, और N2 को यहाँ नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को आप मॉलिक्यूलर वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उस टर्म में भी लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसके टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। सो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब वही क्वेश्चन जो मैंने लिया था उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव जो लोअरिंग है, ठीक है, और रिलेटिव लोअरिंग है, एक्चुअली यहाँ लोअरिंग नहीं, ध्यान रखें, क्या रखें, रिलेटिव लोअरिंग है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो रिलेटिव लोअरिंग किसके इक्वल टू होगा, देखो सॉल्यूट मोल्स के होगा नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं होगा, किसका अभी निकाला था, x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला था ना x2, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल, सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।